द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ अमेरिका से शरीक गुफ्तगू हैं ऋषि भारद्वाज जी। ऋषि इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं अमेरिका में और इनकी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है। इनकी पीएचडी तो इंजीनियरिंग में है, लेकिन इनकी इंटरेस्ट हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बड़ी गहरी है। और आज हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करेंगे। मैंने ऋषि एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे 23 सितंबर 2021 को, डॉक्टर अंबेडकर कैसे आदमी थे। तो मुझे बड़े अच्छे जवाबात मिले। एक पाकिस्तानी ने कहा कि बहुत कमाल का आदमी था, एक ने कहा कि शानदार और बेहतरीन, एक साहब ने कहा शेड्यूल्ड कास्ट का मसीहा यानी मसाया, और एक ने लिखा कि उन चंद लोगों में से हैं जिनका दोनों मुल्कों में एहतराम किया जाता है यानी रिस्पेक्ट की जाती है। तो आप ब्रीफली मुझे बताइए, डॉक्टर अंबेडकर का जो चाइल्डहुड था वो कहा जाता है कि बहुत टफ था, इसलिए कि उनका ताल्लुक जो था एक सो कॉल्ड लो कास्ट से था और उनको बहुत दिक्कतें पेश आईं। ये अलग बात कि ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटेड पीपल इन इंडिया, कि उन्होंने डबल पीएचडी की। ही वेंट टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू अटेंड द सेम यूनिवर्सिटी, सेम स्कूल। और उसके बाद फिर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, विच इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूएस। और उस वक्त बहुत कम लोग अमेरिका जाया करते थे, और इस तरह उन्होंने डबल पीएचडी की। तो उनका चाइल्डहुड कैसा था उस पर ब्रीफली बात कीजिए, फिर हम उनके पॉलिटिकल व्यूज पे आते हैं। उनका चाइल्डहुड काफी टफ था एंड ही हैड टू फेस लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। काफी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने सहा अपने चाइल्डहुड में, स्कूल में, एंड इवन इन हिज वर्किंग लाइफ अपने ऑफिस में भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। जो उनके जो क्लर्क्स होते थे उनसे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। सो ऑल हिज लाइफ इन ही हैड टू फेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन even though he was very well educated and on very high posts. अच्छा, वो बड़े चैंपियन थे फ्री थॉट के, साइंस के, रिसर्च के। और उन्होंने सबसे पहले जो है कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी, जो मार्च 40 में 1940 में मुस्लिम लीग ने की, उस पे सबसे पहली किताब उनकी थी। और उसका टाइटल क्या था? थॉट्स ऑन पाकिस्तान। यस, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग अपना लाहौर रेजोल्यूशन पास करती है और जिससे पाकिस्तान की जो है चर्चा इंडियन पॉलिटिकल सीन पर होने लगती है। उसी के कुछ ही महीनों के अंदर वो एक 500 पेज की किताब लिखते हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान। और उसमें वो कई आर्गुमेंट्स पेश करते हैं इन फेवर ऑफ पार्टीशन एंड अगेंस्ट पार्टीशन। और पूरा उसमें उसको रिगरसली वो एनालाइज करते हैं कि पार्टीशन से की डिमांड आखिर है क्या, मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही है, कांग्रेस की क्या डिमांड है, हिंदू महासभा की क्या डिमांड है, मिस्टर गांधी के क्या ख्यालात हैं, मिस्टर सावरकर के क्या ख्यालात हैं, मिस्टर जिन्ना के क्या ख्यालात हैं। और वो सब कुछ एनालाइज करने के बाद फाइनली एक न्यूट्रल पोजीशन देते हैं कि ये मुसलमानों को डिसाइड करना है कि वो अलग नेशन है या नहीं है। और अगर मुसलमान ये मानते हैं कि वो अलग नेशन है तो हिंदुओं को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पार्टीशन की डिमांड। तो ये उनके कुछ तर्क वो पेश करते हैं अपनी किताब में। जी, अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर की एक और भी खास बात है कि वो ही वॉज अ बिग क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म, और उन्होंने आखिरी उम्र में हिंदुइज्म छोड़कर बुद्धिज्म इख्तियार कर लिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बावजूद आज भी वो बहुत बड़े हीरो हैं इंडिया में, और उनको भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो भी वो दिया गया। पोस्ट्यूमसली, जी पोस्ट्यूमसली, यानी उनकी डेथ के बाद 1990 में दिया गया। यस। तो पाकिस्तान में तो आप इस तरह का इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई बंदा मेजॉरिटी रिलीजन छोड़ के हीरो का स्टेटस बरकरार रख सके। तो उनकी जो किताब है ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इज इट जी, एन ऑब्जेक्टिव बुक? या इज इट अ सबसे पहले मैं प्रोपेगेंडा बुक? आपने जो कहा हिंदुइज्म पर उनके जो व्यूज थे, तो उन्होंने हिंदुइज्म पर एक किताब लिखी, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म।
और उसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम को काफी क्रिटिसाइज किया और कहा कि कास्ट सिस्टम ये इनह्यूमन है और ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। और वो आप समझ सकते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड था, ही हैड टू फेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो उसी बैकग्राउंड से वो आते थे, तो उन्होंने काफी कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। एंड 1935 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि आई वाज बोर्न एज अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। तो इससे काफी जो है लाइक पॉलिटिकल सीन में काफी इसकी चर्चा हुई और कह सकते हैं एक तहलका टाइप का मच गया। और उन्होंने अगले 20 साल तक सारे रिलीजन्स को स्टडी किया, इंक्लूडिंग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, एंड फाइनली ही चोज बुद्धिज्म एज हिज रिलीजन एंड ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। इस्लाम पर जो उनके थॉट्स थे, तो उन्होंने कहा कि जो हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम है, इनइक्वालिटी है, ये तो इस्लाम में है ही, प्लस इस्लाम में खुद अपनी डिफॉर्मिटीज है इस्लामिक सोसाइटी में, लाइक स्लेवरी है। स्लेवरी को कभी भी नहीं इस्लाम में एबॉलिश किया गया, स्लेवरी को हमेशा एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, तो इससे और परपेचुएट हुई स्लेवरी। और पर्दा को उन्होंने खासा क्रिटिसाइज किया कि पर्दा जो मुस्लिम वुमेन में है, इट इज वेरी इनह्यूमन, और ये उनकी इवन फीमेल्स की हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है पर्दा सिस्टम, बिकॉज प्रॉपर सनशाइन उन्हें नहीं मिल पाती है इस वजह से, तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और फिर लैक ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया जो इंडियन मुस्लिम्स में पाई जाती है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और उन्होंने इसका एग्जांपल दिया आर्मी के कंपोजिशन से कि आर्मी में अराउंड 40-45% सोल्जर्स वो पंजाबी मुस्लिम या पठान हैं, और इन केस ऑफ वॉर विद लाइक सपोज अ मुस्लिम कंट्री लाइक अफगानिस्तान, इस बात की क्या गारंटी है कि दो सोल्जर्स विल फाइट फॉर इंडिया। उन्होंने कहा कि शुरू से ही, इवन खिलाफत के टाइम से ही मुस्लिम लीग और मुस्लिम पॉलिटिशियंस की डिमांड रही है कि इंडियन आर्मी किसी भी मुस्लिम कंट्री से नहीं लड़ेगी। तो बोलिए कि, तो उन्होंने कहा कि जिस कंट्री का डिफेंस इतना कमजोर रहे, तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगी वो कंट्री, और इसकी क्या गारंटी है कि मुसलमान सोल्जर अगर किसी मुस्लिम कंट्री से इंडिया की लड़ाई जंग होती है, तो उसमें इंडिया का ही साथ देंगे। तो इसको उन्होंने पॉइंट आउट किया, और उन्होंने कई सारे पार्टीशन के फेवर में आर्गुमेंट्स दिए। उनका आर्गुमेंट ये था कि यस, जहां पर पाकिस्तान की डिमांड की जा रही है जिन एरियाज में, लाइक सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, यस, एट वन टाइम दे वर अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया के पार्ट थे। एंड इवन फाहीन द बुद्धिस्ट ट्रैवलर हु केम टू इंडिया, उन्होंने भी कहा कि इंडिया 5 इंडिया हैं, तो उन्होंने जो उस एरिया को उन्होंने इंडिया में ही शामिल किया था, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके वाले एरिया को। बट डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब से इस्लामिक इन्वेजन हुए, तो उस एरिया की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, और उस एरिया की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, एंड इट बिकेम spiritually alien and socially hostile and politically detachable from the rest of the India। तो उन्होंने ये कहा कि जब से वो उनकी डेमोग्राफी चेंज हुई और वो मुस्लिम मेजॉरिटी हुए, सो दे बिकेम काइंड ऑफ स्पिरिचुअली एलियन टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने बर्मा की एग्जांपल दी कि बर्मा 100 साल से ज्यादा तक इंडिया का पार्ट था, और 1937 में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया, बट नोबडी शेड अ टीयर ऑन दैट। तो बोले कि बर्मा और इंडिया की ज्यादा यूनिटी है, कंपेयर बर्मा और हिंदुस्तान की ज्यादा यूनिटी है कंपेयर टू पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। तो अगर बर्मा जैसे एरिया के अलग होने पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो पाकिस्तान के अलग होने पर किसी लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज्यादा जो है डिफरेंस है कंपेयर टू हिंदुस्तान एंड बर्मा। मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो उन्होंने तनकीदी जायजा लिया, उसमें उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इंडिया में जो होती है वो काफी बैकवर्ड है, और इसको आप पता कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं उसको देखकर। उनकी डिमांड सिर्फ यही होती है कि मस्जिद का कालीन पुराना हो गया है तो नई कालीन बिछा दी जाए, चिराग पुराने हो गए तो नए चिराग लगा दिए जाए। बट मुस्लिम पॉलिटिक्स टेक्स नो नोटिस ऑफ अदर कैटेगरीज, सेक्युलर कैटेगरीज ऑफ लाइफ लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इससे मुस्लिम पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, और उनका प्रीडोमिनेंट इंटरेस्ट है रिलीजन में, और कैसे हम हिंदुओं के खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट पेश कर सकें, बस इतना ही है। एंड दे डोंट केयर अबाउट सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल।
तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म किया मुस्लिम पॉलिटिक्स का। उन्होंने कनाडा का एग्जांपल दिया कि कनाडा में भी 2 नेशंस रह रहे हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच, और इंग्लिश और फ्रेंच में सैकड़ों साल की हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी है, बट फिर भी एक कंट्री में, कनाडा में, इंग्लिश एंड फ्रेंच रह रहे हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड की एग्जांपल दी। स्विट्जरलैंड में तो उन्होंने कहा कि 3 नेशनैलिटीज रह रही हैं, जर्मन, फ्रेंच एंड इटालियन, बट फिर भी जो है तीनों एक साथ वहां पर अच्छे से रह रहे हैं। एंड वो सारी नेशनैलिटीज खुद को पहले स्विस मानती हैं और बाद में और कुछ मानती हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में अनफॉर्चुनेट है कि सबसे पहली बात तो मुस्लिम अलग नेशन है नहीं, उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं अलग नेशन के, बट स्टिल दे आर नॉट सेपरेट नेशन। और ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे 2 नेशन थ्योरी की डिमांड इंडिया में उठी है कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क बना के दिया जाए, और इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो माइनॉरिटीज को इंडिया में है, उन्होंने कहा इतने सेफगार्ड्स तो पूरे वर्ल्ड में किसी भी माइनॉरिटी को नहीं है जितने सेफगार्ड्स इंडिया में है, तो पार्टीशन की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे सेफगार्ड्स ना साउथ अफ्रीका में है, ना कनाडा में है, ना और कोई किसी कंट्री में है, बट फिर भी वहां पर अलग नेशनलिटीज के लोग एक साथ रह रहे हैं। एक क्रिटिसिज्म उन्होंने ये किया कि इंडिया एक बहुत ही एक स्ट्रेंज सिचुएशन है इंडिया में, जहां पर माइनॉरिटी वो कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स कर रही है। होता यह है कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स करती है, बट माइनॉरिटी वो एक यूनिटी की पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि अगर माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स करे तो इससे ये होगा कि मेजॉरिटी पार्टी भी कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स करेगी और अपना मेजॉरिटी रूल एस्टैब्लिश कर लेगी। तो उन्होंने कहा कि ये काफी स्ट्रेंज है कि इंडिया में मुसलमान वो कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कुछ क्रिटिसिजम्स किए मुस्लिम लीग के और पार्टीशन की डिमांड के, बट फिर उन्होंने एंड में यही कहा कि अगर ये मुसलमानों को डिसाइड करना है कि वो सेपरेट नेशन है या नहीं, एंड इफ, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नेशन होता है वो एक इमोशनल फीलिंग होती है, नेशनहुड इज एन इमोशनल फीलिंग। तो अगर मुसलमान खुद को मानते हैं कि वो सेपरेट नेशन है, तो हमें पार्टीशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फिर कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, कि तमाम मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और तमाम जो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इंडिया आ जाएं। उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा, ये कहा था कि लाइक इंडिया में लाइक कम से कम माइनॉरिटी होनी चाहिए दोनों कंट्रीज में। इंडिया में कम से कम मुसलमान होने चाहिए और पाकिस्तान में कम से कम हिंदू और सिख होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज को फैसिलिटेट करना चाहिए ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। तो और इसके लिए उन्होंने ग्रीस और टर्की की एग्जांपल दी कि ग्रीस और टर्की में एक ट्रीटी हुई जिससे ग्रीस ने टर्की में रहने वाले क्रिश्चियंस को ले लिया अपनी पॉपुलेशन में, और टर्की ने ग्रीस में रहने वाले मुस्लिम्स को अपने कंट्री में बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ही इंडिया और पाकिस्तान में होना चाहिए, बट थ्रू अ ट्रीटी। पर उनका ये कहना था कि वॉलंटरी होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, की जिसकी लाइक हर सिटीजन को ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो माइग्रेट करना चाहे तो कर सकता है। सो दैट वाज हिज व्यू कि कम से कम माइनॉरिटीज हो, जितने होमोजेनस कंट्रीज होंगे इंडिया और पाकिस्तान, उतना बेटर होगा दोनों कंट्रीज के लिए। बट दैट शुड बी थ्रू वॉलंटरी माइग्रेशन, जबरदस्ती किसी को नहीं निकाला जाए उसके घर से। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में अपनी डेथ से कुछ महीने पहले कन्वर्जन की, ही बिकेम अ बुद्धिस्ट। तो उनके साथ कितने जो थे लोअर कास्ट हिंदूज वो बुद्धिस्ट की तरफ, बुद्धिज्म की तरफ चले गए, और कितने अभी हैं जो हिंदू ही हैं? देखिए जो एस्टिमेट्स हैं अराउंड 500,000 पीपल कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म विद हिम। तो 5 लाख लोगों ने करीब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, बट और वो भी महाराष्ट्र में। बट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दलित्स दे आर हिंदूज एंड दे आर प्राउड हिंदूज। मैंने सुना है जो बाकी जो हैं अपर कास्ट हिंदूज, उनसे ज्यादा वो डिवाउट हिंदूज हैं। इज दैट ट्रू? दैट इज करेक्ट, या दैट इज करेक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यस, ये बात सच है। और इवन डॉक्टर अंबेडकर भी एक कास्ट को रिप्रेजेंट करते थे दलित्स में, और दलित इज नॉट अ होमोजेनस सोसाइटी, उसमें भी बहुत सारी कास्ट हैं, और जिसमें
जिनमें आपस में डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसमें भी काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं दलित सोसाइटी में भी। और अब तो मैंने सुना है कि दलित्स जो हैं वो काफी अमीर बिजनेसमैन हैं, सीनियर ओहदों पे भी पहुंच गए हैं। सम ऑफ देम आर इवन बिलियनियर्स, इज दैट ट्रू? या दैट इज करेक्ट। हम्म। अच्छा, मैंने जो है ना 14 अप्रैल को एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे कि डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक मुस्लिम्स जो है ना, मुस्लिम्स हेट साइंस, फ्री थॉट एंड रिसर्च। और ये ऐसी जो बात है उन्होंने की थॉट्स ऑन पाकिस्तान पेज 231 पे। तो उस पे बहुत सारे या पाकिस्तानियों ने मुझसे एग्री किया। नासिर मुस्तफ़ा वाज वन ऑफ देम, एस ए अजीज वाज अनदर। लेकिन एक हमारे दोस्त ने यह भी लिखा कि फ्री थॉट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, इट इज डिवाइनली रिस्ट्रिक्टेड। तो खैर उनसे मैंने पूछा भी फिर कि भाई कितने रिलीजन्स हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि जी फ्री थॉट इज नॉट अलाउड इन देयर रिलीजन, और ये कि इट इज डिवाइनली रिस्ट्रिक्टेड। तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि इकबाल ने ये कहा भी है, उनका एक मिसरा है, शेर का हिस्सा है कि आज़ादी अफकार है इबलीस की ईजाद, यानी फ्री थॉट इज द इन्वेंशन ऑफ द डेवल। और हमारे एक इंटेलेक्चुअल हैं अहमद जावेद साहब, उन्होंने कहा कि फलसफा और लॉजिक ये बड़े ही गुमराह कुन मज़ामीन हो सकते हैं, इनसे इंसान गुमराह हो सकता है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को इन दोनों सब्जेक्ट से दूर रखा है। तो आप अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं या जूस हैं, और यू आर अ हिंदू योरसेल्फ, तो क्या फ्री थॉट के बारे में मुख्तलिफ रिलीजन्स यही नुक्ता नज़र रखते हैं कि फ्री थॉट इज अ डेंजरस थिंग एंड इट इज नॉट अलाउड इन देयर रिलीजन? जी, ऐसा तो आपको वर्ल्ड में इवन जो अंबेडकर का क्रिटिसिज्म है, मैं उस पर आना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यस, मुस्लिम्स आर अनप्रोग्रेसिव पीपल, बट फिर उन्होंने इसके बाद कहा कि ये सच नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितनी भी वर्ल्ड में मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं लाइक टर्की एंड अदर कंट्रीज, वहां जो सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के जो मूवमेंट्स हुए वो कैसे पॉसिबल हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ एक और एकमात्र यही रीजन है कि इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक यूनिक पोजीशन में है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो हिंदू है, और जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी ओवरवेलमिंग हिंदू है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगता है कि ये जो है धीरे धीरे एनक्रोच कर रहे हैं, वो उनको डी मुसलमानाइज कर रहे हैं। अंबेडकर ने ये वर्ड यूज किया, डी मुसलमानाइजिंग देम। तो दैट्स व्हाई मुस्लिम कम्युनिटी अपोजेस एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म इन देयर सोसाइटी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कोई भी रिफॉर्म एक्सेप्ट करेंगे सो फिर वो मुसलमान नहीं रहेंगे। सो दैट्स व्हाई द इंडियन मुस्लिम सोसाइटी अपोजेस ऑल रिफॉर्म्स एंड दे वांट टू बिकॉज दे आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द हिंदू सोसाइटी। तो अंबेडकर ने कहा कि मुसलमानों का हिंदू से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है। सो दैट्स व्हाई दे अपोज रिफॉर्म्स इन देयर सोसाइटी। बट जो फॉरेन में मुसलमान हैं वो ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर ओपन टू रिफॉर्म्स इन देयर सोसाइटी। अच्छा, व्हाट अबाउट ईरान एंड अफगानिस्तान? आर दे मोर प्रोग्रेसिव देन पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स? Actually, honestly speaking, they used to be. Iranian society before this Islamic revolution was pretty open. And even Afghanistan before Taliban was pretty open. और इवन मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर मोर ब्रॉड माइंडेड, compared to Indian Muslims. Because True. you see, like Pakistan में जो पर्सनल लॉज हैं, दे आर मोर प्रोग्रेसिव कंपेयर टू द मुस्लिम पर्सनल लॉज इन इंडिया। अयूब खान ने वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया था, आई थिंक इट वाज 1963। यस। तो हमारे मौलवियों ने उसकी बड़ी मुखालफत की थी, और डॉक्टर असरार ने एक दफ़ा कहा भी था कि देखो इंडिया के मुसलमानों ने वो नहीं होने दिया शाहबानो केस में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम औरत को भी एलिमनी मिलेगी, उसको भी अगर कोई हस्बैंड इस तरह से आर्बिट्रेरीली डिवोर्स कर देगा तो उसको खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं करवा सके ये,
तो उन्होंने बड़ी तारीफ की गोया इंडिया के मुसलमानों की कि वो ज्यादा इस्लामिक माइंडेड हैं। अच्छा, या इसरार अहमद ने कहा भी था कि इंडियन मुस्लिम्स आर मोर प्रैक्टिसिंग कंपेयर टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स, और पाकिस्तान में तो आपको बुर्का ढूंढने को नहीं मिलेगा, बट इंडिया में तो आपको बुर्के ही बुर्के दिखते हैं। ये बात भी कही थी इसरार अहमद ने। पाकिस्तान में आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है वो बड़ी पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि ये काफी डिस्क्रेडिट हो चुकी है। तो अंबेडकर ने भी इसको अब्सर्ड कहा था, यानी अनरीजनेबल कहा था या रिडिकुलस कहा था। और ये है गालिबन उनकी जो किताब है हु वर द शूद्रास। वो क्या कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में? डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि आर्य लाइक ब्राह्मण एंड दलित वो सेम रेस हैं, दे आर नॉट ऑफ डिफरेंट रेस। तो उनका ये कहना था कि आर्यंस कोई बाहर से नहीं आए हैं, अगर बाहर से आए होते तो इसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता। हिंदुओं की इतनी सारी जो है ग्रंथ है, इतने सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, किसी ना किसी में इसका इंडिकेशन होता। उन्होंने कहा कि किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में, किसी भी बुक में इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं है। और जो लाइक वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट जो देते हैं कि इस स्क्रिप्चर में है, लाइक ऋग्वेदा के कुछ वो मंत्र बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब रॉन्ग ट्रांसलेशन है, और ऐसा कहीं भी किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि आर्यंस बाहर से आए, और आर्यंस आर नेटिव्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो ही रिजेक्टेड द आर्यन इन्वेजन थ्योरी कंप्लीटली। और ऋषि उसमें एक आर्गुमेंट ये भी तो दिया जाता है ना कि अगर ये आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे तो वहां पे भी तो कोई हिंदू मंदिर होना चाहिए, कुछ इस तरह की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होनी चाहिए, वो तो नहीं मिलती वहां पे। यस, क्योंकि जो इवन अगर आप कहें कि वैदिक लाइक उस टाइम तो वेदास का जब जमाना था एंड दे वर वैदिक पीपल जो कि वैदिक रिचुअल्स करते थे, तो ऐसा कोई भी वैदिक रिचुअल का प्रूफ आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं देखने को मिलता है। सेंट्रल एशिया में आपको नहीं कोई यज्ञ वेदी या यज्ञशाला कभी भी मिली है। सो यू नेवर फाइंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो इससे भी एक प्रूव होता है कि इट्स दिस थ्योरी वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय मैक्स म्यूलर, और मैक्स म्यूलर का ये कहना था कि सेंट्रल एशिया से दो ब्रांचेस गई आर्यंस की। वन ऑफ देम वेंट टू द यूरोप, जो कि आज व्हाइट पीपल या यूरोपियंस हैं, वन ऑफ देम केम टू साउथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कि आज जिनको आर्यंस या अपर कास्ट हिंदूस कहा जाता है। तो ये मैक्स म्यूलर ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। और कब की बात है ये? मोर देन 100 इयर्स अगो? यस, 19th सेंचुरी की। यस। एंड ही वाज अ जर्मन स्कॉलर? यस, ही वाज अ जर्मन स्कॉलर। और उन्होंने काफी काम किया हिंदू शास्त्रों पे और उनके ट्रांसलेशन किए। So any concluding thoughts, Rishi, before we close the show? Yeah, concluding thoughts, like Dr. Ambedkar was a polymath. उनका जो economics में contribution है, like basically he was an economist and he played a leading role in the establishment of the Reserve Bank of India. Labor laws के लिए उन्होंने काफी काम किया, and social reforms के लिए उन्होंने काफी काम किया। हिंदू मैरिज एक्ट के लिए he resigned due to हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि वो पास नहीं हो पा रहा था पार्लियामेंट में, तो इससे नाराज होके डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने इतना शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक अहम रोल निभाया। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, और इतने बड़े एकेडमिक लॉयर ही उन्होंने काफी लाइक इवन कांग्रेस वर्कर्स को उन्होंने डिफेंड किया केसेस में। तो एक बार उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा भी कि आप तो कांग्रेस को अपोज करते हैं, बट स्टिल यू नो यू डिफेंडेड कांग्रेसमैन। तो उन्होंने कहा कि राइट्स ऑफ पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट। तो लोगों के राइट्स उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट थे, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस दे कम लेटर। तो उसके लिए उन्होंने काफी काम किया। सो ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। जी, उनको कहा जाता है कि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन थे। So he played a leading role in the drafting of Indian Constitution. और उनका ताल्लुक कांग्रेस से नहीं था, कांग्रेस को वो अपोज करते रहे, इसके बावजूद वो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। और ये क्या गांधी जी के कहने पे हुआ? Yes. जी का
या सो गांधी जी ने पूछा कि किस किस को आपने चूज किया है, तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इन इन लोगों को हमने चूज किया है। शायद वो, आई थिंक वो 14 लोगों की लिस्ट थी। तो गांधी जी ने कहा कि इसमें से तो सभी कांग्रेस के हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ। सो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मेक श्योर कि इसमें नॉन कांग्रेस पार्टीज के भी लोग हों, इसमें औरतें हों, इसमें मुसलमान हों, इसमें सिख हों, इसमें हर लाइक मजहब, हर जात, हर प्रोविंस, लाइक हर इंडिया के इलाके के और हर लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों। दैट्स व्हाई डॉक्टर अंबेडकर को कैबिनेट में लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि हिंदू महासभा के थे, उनको कैबिनेट में लिया गया। सो दैट्स व्हाई जो इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट थी वो काफी इंक्लूसिव कैबिनेट थी। एंड डॉक्टर अंबेडकर के लॉ मिनिस्टर बनने की कहानी ये है कि लाइक जवाहरलाल नेहरू वेंट टू महात्मा गांधी और उन्होंने कहा कि हम इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और जो चेयरमैन होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के, पूरी दुनिया में हम लॉयर्स देख रहे हैं कि कौन उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट है। तो गांधी जी ने कहा कि आपको पूरी दुनिया में देखने की क्या जरूरत है, इंडिया में ही वी हैव डॉक्टर अंबेडकर एंड आई बिलीव दैट अ सफरर, उनके गांधी जी के ये वर्ड्स थे कि एक सफरर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन होना चाहिए एंड डॉक्टर अंबेडकर इज मोस्ट सुटेबल फॉर दैट। तो सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप क्यों डॉक्टर अंबेडकर को जो है रेकमेंड कर रहे हैं, वो तो उन्होंने तो पूरा लाइफ आपको अपोज किया है। तो गांधी जी ने कहा कि हो यस, ये बात सच है कि पूरी लाइफ मुझे अपोज किया है, बट उससे ज्यादा काबिल शायद ही हमें कोई शख्स मिले। दैट्स व्हाई डॉक्टर अंबेडकर को हमें लेना चाहिए। सो इस गांधी जी के रिकमेंडेशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर बिकेम द chairperson of the drafting committee and the first law minister of India. Thank you very much, Rishi. You shared some interesting facts about Dr. Ambedkar. He was really a remarkable man, probably the most scholarly person in his generation. Indeed. Thank you so much.